नमस्कार, वेलकम बैक। जागो भारत देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि जागो भारत का कॉन्सेप्ट रहा है कि हम योग के माध्यम से बेहतर जानकारी भी देते हैं ताकि आपका दिन एनर्जी से भरपूर रहे, क्योंकि योगा आपको एनर्जी देता है और साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने दिन की शुरुआत शांति के साथ करना और पॉजिटिव एनवायरमेंट के साथ में करना। और साक्षी, जब आप बहुत ही स्ट्रेस महसूस करें, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, तो अपने आप को कैसे शांत रखें ये उस वक्त जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीति, अगर आप शांत हैं तो आपका वातावरण भी शांत होता है। और योग में ओम की ध्वनि के साथ में अगर आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आपका दिन शांति के साथ में तो गुजरता ही है। और मन शांत होना बहुत जरूरी, खासतौर पर जब हम सुबह सुबह की बात करते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आपके आसपास का वातावरण भी पॉजिटिव होता है। तो इसी के साथ ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे और आप भी घर बैठे ये कर सकते हैं ताकि आपके दिन की शुरुआत भी शांति के साथ में हो। और इसी के साथ बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं प्रिया। बिल्कुल, बड़ी खबर राफा में इजराइल के जबरदस्त हमले से जुड़ी हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर लगातार जो घमासान है वो देखने को मिल रहा है। राफा से खबर, जहां पर इजराइल ने जबरदस्त हमले किए हैं, 2 घरों में बमबारी यहां पर हुई है। भारी नुकसान की जानकारी है। कम से कम 14 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई है। जबालिया में भी बच्चों समेत 8 लोगों की जान चली गई। बाइडेन ने इजराइल के हमलों पर चिंता जाहिर की और लगातार हर गुजरते दिन ये जो जंग है वो और विध्वंसक हो गई है। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, राफा में इजराइल के जबरदस्त हमले। इससे पहले आपको याद होगा कि राफा का ये जो पूरा इलाका है दरअसल इजिप्ट से लगता है और इसको लेकर के पहले इस एरिया में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अलावा तो इजराइल की तरफ से कहा जा रहा था कि तमाम जो लोग हैं वो राफा की तरफ निकले और वहां से वो इजिप्ट में प्रवेश करें ताकि यहाँ पर जो मानवीय जो खामियाजा है वो ना भुगतना पड़े। लेकिन अब राफा में इजराइल ने हमले बहुत ज़्यादा तेज कर दिए और सबसे बड़ी बात है कि आम नागरिकों की जान जा रही है। 14 लोगों की मौत हो गई है, 8 लोगों की मौत जबालिया में हुई है। तो आप समझिए कि हालात किस तरीके से इस वक्त हो चुके हैं। वहाँ पर जो इस वक्त कंडीशन है उसको लेकर के अमेरिका ने भी चिंता जाहिर की है। कोशिश यही की जा रही है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो कतर हो, कि किसी तरीके से ये जो युद्ध है वो रुक जाए। लेकिन इन सब के बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने क्लियर कट कर दिया है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा तब तक हम अपने अटैक्स को नहीं रोकेंगे। और इसी के बाद एक बार फिर से राफा में इजराइल ने हमले तेज कर दिए। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिकी समकक्ष से बातचीत हुई है। फोन पर दोनों की बातचीत हुई है, दोनों नेताओं की बातचीत हुई है। द्विपक्षीय संबंधों और रक्षा सहयोग पर चर्चा हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां राजनाथ सिंह की बातचीत हुई है अमेरिका के समकक्ष से, और आपको ये भी जानकारी देते चले द्विपक्षीय संबंधों और रक्षा सहयोग पर दोनों के बीच बातचीत हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती रोधी अभियान चलाने में भारतीय नौसेना की भूमिका के लिए अपनी सराहना से अवगत कराया। साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्टिन ने फोन पर बातचीत की और रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी वार्ता के विवरण में भारतीय नौसेना के लिए अमेरिका रक्षा मंत्री की सराहना का उल्लेख भी किया है। आपको बताते चले कि ये समझा जाता है कि दोनों मंत्रियों ने विदेशी सैन्य बिक्री और मार्ग के तहत अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन के भारत में नियोजित अधिग्रहण पर भी विचार विमर्श किया। और अमेरिकी पक्ष के एक विवरण में ये भी कहा गया है कि राजनाथ सिंह और ऑस्टिन ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के समर्थन में अमेरिका और भारत के बीच प्रमुख रक्षा साझेदारी में बढ़ती गति पर भी चर्चा की है। तो द्विपक्षीय संबंधों पर, रक्षा सहयोग पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की करेंगे। नॉर्थ कोरिया का एक और भड़काऊ कदम, बड़े रॉकेट्स के साथ फायरिंग ड्रिल हुई। आपको बता दें कि सुपर लार्ज लॉन्चर्स के साथ रॉकेट ड्रिल की गई है। ड्रिल के वक्त मौजूद रहा तानाशाह किम जोंग उन। तो बड़ी खबर बता रहे हैं किस तरीके से किम जोंग उन तानाशाह ड्रिल के वक्त वहां पर मौजूद रहा। तस्वीरें आपको दिखा रहे, जब नॉर्थ कोरिया का एक और भड़काऊ कदम सामने आया। अक्सर किम जोंग उन ऐसा करता है, बड़े रॉकेट के साथ फायरिंग ड्रिल उनकी तरफ से की गई। सनक
अक्सर किम जोंग उन के सामने आती है और एक बार फिर से वो ही सनक सामने आ रही है। देखिए किस तरीके से ये बड़ा भड़काऊ कदम है जब इस ड्रिल को किया गया है। ये और जानकारी भी ये है कि जब ये ड्रिल हो रही थी उस वक्त वो खुद वहाँ पर मौजूद थे और अक्सर हमने देखा है कि जब इस तरीके के ड्रिल किए जाते हैं तो खुद किम जोंग उन ड्रिल को अपनी आंखों से देखता है। तो देखिए ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, नॉर्थ कोरिया का एक और भड़काऊ कदम सामने आया। इससे पहले भी नॉर्थ कोरिया अपनी ऐसी हरकतों के लिए लगातार सुर्खियों में बना रहा है। सुपर लार्ज रॉकेट्स के साथ में बड़ी ड्रिल यहां पर की गई है। ड्रिल के वक्त तानाशाह किम जोंग उन मौके पर मौजूद रहा और ये ड्रिल उनके सामने होती रही। नॉर्थ कोरिया से खबर जहां पर एक और भड़काऊ एक्शन यहां पर सामने आया है। रॉकेट्स के साथ में फायरिंग ड्रिल यहां पर की गई, बड़े स्तर पर इस ड्रिल को किया गया। सुपर लार्ज रॉकेट्स के साथ में इस ड्रिल को किया गया। नॉर्थ कोरिया का एक और कदम। और देखिए नॉर्थ कोरिया खास तौर पर ये सभी चीजें साउथ कोरिया को एक संदेश देने के लिए भी लगातार करता आया है। साउथ कोरिया के साथ में नॉर्थ कोरिया के जो संबंध हैं वो शुरू से ही ठीक नहीं है और उस बीच इस तरीके की ड्रिल्स एक भड़काऊ पैगाम देती हैं। सुपर लार्ज रॉकेट्स के साथ में, लॉन्चर के साथ में ये ड्रिल की गई। ड्रिल के वक्त तानाशाह किम जोंग उन खुद वहां पर मौजूद रहते हैं और देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं उस ड्रिल के दौरान की जब रॉकेट को लॉन्च किया गया, इस ड्रिल को किया गया। सुपर लार्ज लॉन्चर्स हैं ये और ड्रिल के वक्त खुद तानाशाह इस वक्त मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं नॉर्थ कोरिया से जहां पर एक और भड़काऊ कदम नॉर्थ कोरिया का सामने आया है और इससे पहले भी ऐसी कई सारी एयर स्ट्राइक्स हुई, ड्रिल्स हुई नॉर्थ कोरिया के द्वारा की जा चुकी हैं। तानाशाह के द्वारा ऐसे कई कदम उठाए जा चुके हैं और एक बार फिर से ये भड़काऊ कदम के तौर पर देखा जा रहा है इस कदम को, क्योंकि साउथ कोरिया के साथ में रिलेशन नॉर्थ कोरिया के ठीक नहीं रहे हैं और अगर किम जोंग उन की बात की जाए तो वो जाने जाते हैं अपने तानाशाही कदम के लिए और एक बार फिर से उनके द्वारा ये ड्रिल का डिसीजन लिया गया। सुपर लार्ज लॉन्चर्स के साथ में रॉकेट्स की ड्रिल की गई और वो तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर। और अब बात दिल्ली से आ रही खबर की, जहां पर जेल से सुकेश चंद्रशेखर का एक लेटर सामने आया कि कविता के लिए लिखा गया है सुकेश के द्वारा लेटर। तुम सच्चाई की ताकत देखोगी, सुकेश के द्वारा लिखा गया। तुम्हारे कर्म तुम्हारे सामने आएंगे। सुकेश चंद्रशेखर ने ये लिखा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की हिरासत में है के कविता और उसके बाद यहाँ पर के कविता के लिए सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा ये लेटर लिखा गया है। ईडी की हिरासत में के कविता है। शराब घोटाले से संबंधित ये पूरा मामला है। हमने देखा किस तरीके से उनके ठिकानों पर छापेमारी होती है, उसके बाद उन्हें ईडी अपनी हिरासत में लेती है, दिल्ली लाती है। दिल्ली में फिलहाल वो ईडी की हिरासत में। आपको बता दें कि तुम सच्चाई की ताकत देखोगी, सुकेश के द्वारा ये लेटर में लिखा गया। के कविता बीआरएस नेता है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की हिरासत में है फिलहाल के कविता और सुकेश चंद्रशेखर भी फिलहाल जेल में बंद हैं। उनके ऊपर भी आरोप और इस बीच के कविता ने के लिए लेटर यहां पर सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा लिखा गया है। तो सुकेश चंद्रशेखर जेल में बंद होकर के कई मर्तबा लेटर बंद हो चुका है। हालांकि इस बार चेंजेस ये हैं कि इससे पहले उन्होंने जितने भी चिट्ठियां लिखी हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट लिखी हैं और इस बार बीआरएस नेता के कविता को लेकर के उनकी एक चिट्ठी है और ये लेटर है। दरअसल ये जो पूरा मामला है उसके आप समझिए कि तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बीआरएस नेता के कविता को जो गिरफ्तार किया गया है वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरेस्टिंग हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग शराब नीति में जिस तरीके से साउथ लॉबी का जिक्र किया गया और जिस तरीके से ईडी ने कहा कि इस पूरे मामले में के कविता की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। साउथ ग्रुप को चलाने का आरोप के कविता के ऊपर यहाँ पर सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से कहा गया कि अब पैसे की उगाही की जाती थी और बाकायदा चुनावों में उन पैसों को खर्च किया जाता था। ये उन्होंने आरोप कई मर्तबा लगाए हैं आम आदमी पार्टी पर। लेकिन अब बीआरएस नेता के कविता जिनका इन्वॉल्वमेंट इस पूरे केस में सामने आया उनको लेकर के उन्होंने चिट्ठी लिखी और के कविता पर कई सारे आरोप लगाते हुए कहा कि तुम सच्चाई का सामना तुम करोगी और सच्चाई की ताकत तुम देखोगी। चले एक बार फिर से अखबार के पन्ने पलटते हैं और बात करते हैं राजस्थान की, जहां के पाली में महिला मतदाताओं की अगर बात करें तो वो गेम चेंजर साबित होगी। उदयपुर में दूसरे स्थान पर महिलाएं हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो मतदाता हैं वो पाली में हैं और जालौर में हैं। जयपुर, उदयपुर और सीकर क्षेत्रों में अधिक वोटर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो आधी आबादी की बात होती है, जो महिलाओं की बात होती है, इस बार के चुनाव में आप देखें कि उनका जो रोल है, उनकी जो भूमिका है वो भी बहुत अहम होने वाली है।
सबसे बड़ी बात कि राजस्थान में अलग अलग जो लोकसभा की सीटें हैं उनमें से अगर आप पाली में देखेंगे आंकड़ा 25 लोकसभा सीटों में अगर आप पाली में देखेंगे तो वहाँ पर जो वुमेन वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है और वो निर्णायक भूमिका में है। यानी कि अगर एक मुश्त ये महिलाएं किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में गई, एक उम्मीदवार के वहाँ पर सपोर्ट में गई, तो आप सोचिए कि किस तरीके से पूरा जो बाजी है वो एक उम्मीदवार के पक्ष में चला जाएगा। इसी वजह से चुनावी दौर में तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो महिलाओं को लुभाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग वायदे किए जाते हैं। चुनाव आयोग का ये आंकड़ा है कि इस बार के चुनाव में 47 करोड़ महिला वोटर्स हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो आधी आबादी है वो निर्णायक स्थिति में है। खास तौर पर अगर आप राजस्थान के इस पाली लोकसभा सीट की बात करें, जालौर की बात करें, तो वहाँ पर भी इनकी संख्या बहुत अधिक है। इसके अलावा जयपुर हो, उदयपुर हो, सीकर क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ पर भी वोटर्स की संख्या अधिक है, जो कि इस बार लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने वाले हैं। बिल्कुल, तो देखिए राजस्थान में सियासत के रंग को भी अब समझते हैं। विरोधियों के साथ करना होगा काम। जो नेता पहले खिलाफ थे अब प्रचार प्रसार भी करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम पार्टियां पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं और किस तरह से ज़्यादा सीट हासिल की जा सके इसे लेकर पार्टियां काम कर रही है। बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी 10 सीटों पर उम्मीदवार जल्द घोषित कर सकती है। नाम फाइनल के लिए सीएम भजनलाल शर्मा और तमाम दिग्गजों के बीच देखिए बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली भी पहुंचने की बात सामने आ रही है और राजस्थान में सियासत के रंग को समझने की जरूरत है। विरोधियों के साथ करना होगा काम और जो नेता पहले खिलाफ थे अब वो भी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। देखिए चर्चा ये भी है कि लोकसभा चुनाव की जो बची सीटों पर उम्मीदवार चयन के सिलसिले से मुख्यमंत्री केंद्रीय स्तर के पार्टी नेताओं से मुलाकात कर रहे मंथन करेंगे और 10 सीटों पर दावेदारी की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन प्रचार प्रसार भी यहाँ पर अब देखिए शुरुआत इसकी हो चुकी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तारीखों का ऐलान हो चुका है और तमाम जो पार्टियां हैं किस तरह से मतदाताओं को लुभा सके और मतदाताओं को अपने पक्ष में ला सके, इसे लेकर लगातार प्रचार प्रसार भी करते नजर आ रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर आपको बता दें एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पार्टियां करेंगी। एआई भाजपा की उपलब्धियां गिनाएंगे वाजपेयी, सुषमा और जेटली। आपको बता दें कि कश्मीर और संघ का जवाब देंगे पंडित नेहरू और पटेल। तो वहीं पीएम मोदी के योगदान पर गीत भी होगा। दरअसल आपको समझाते हैं कि किस तरीके से एआई का इस्तेमाल, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, ये पार्टियां इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का करती हुई नजर आएगी। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत इजी होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसी भी चीज़ को करना। और ऐसे में क्या अभी तक भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार की उपलब्धि है ये एआई के जरिए जनता तक पहुंचाया जाएगा, तो वहीं कांग्रेस भी एआई की मदद लेगी और ये बताएगी कि पहले उनकी तरफ से किस तरीके से काम किए गए। जो भाषण जवाहरलाल नेहरू के थे उनको जनता के बीच पहुंचाया जाएगा। तो वहीं राहुल के भाषण 8 भाषाओं में होंगे। कनेक्ट लोगों से करना है, उनकी अपनी रीजनल क्या लैंग्वेज है उसमें सीधा उनसे संवाद हो, ये कोशिश होगी। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा ये कह रहे थे कि कल तेलुगु भाषा का उन्होंने जिक्र किया कि मैं इस भाषा में आपसे संवाद करूंगा। आप सोचिए एआई तो ये और इजी हो जाएगा कि उस भाषा में बातों को ट्रांसलेट किया जाए, लोग समझे कि पार्टियां क्या कह रही हैं, जो दावे उनकी तरफ से किए गए थे वो कितने सच हुए हैं कितने नहीं। तो ये कुल मिलाकर एआई की मदद से ये प्रचार और ईजी होने वाला है, या ये कह लीजिए कि पार्टियों के लिए आसान राह जरूर होगी। आगे बढ़ते हुए अगली खबर, बीएसपी के ऐलान से आईएनडीआई ब्लॉक में हलचल तेज हो गई है। बीएसपी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान की वजह से ये हलचल तेज हुई है। बहुजन समाज पार्टी ने चलो दलित मुस्लिम कार्ड, चला दलित मुस्लिम कार्ड यहाँ पर जानकारी मिल रही है। सपा के जवाब में यहाँ पर दलित मुस्लिम कार्ड चला गया है। और देखिए इससे पहले कई बार कोशिश की गई आईएनडीआई गठबंधन के द्वारा, इंडी गठबंधन के द्वारा कि बीएसपी को उसमें शामिल किया जाए, लेकिन मायावती ने स्पष्ट किया कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और ये बात कही गई कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और उसकी वजह से अब एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में यहाँ पर हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है चुनावों से ठीक पहले। प्रिया, पीटीए का नारा दिया अखिलेश यादव ने और अब उनकी बुआ यानी कि मायावती ने इसका काउंटर किया है और वो मुस्लिम दलित वोट बैंक और ये कार्ड के जरिए चुनावी मैदान में उतरती हुई। लेकिन बड़ी बात यह है कि आईएनडीए की तरफ से कहा जा रहा था कि हो सकता है कि बीएसपी जो है वो इस ब्लॉक का हिस्सा बन जाए, लेकिन उनके लिए झटका ये जरूर है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। सोशल और रीजनल इंजीनियरिंग में इस वक्त भजनलाल जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री को फ्री हैंड मिला हुआ है। बाबू आक्या के बाद भाटी से सुलह वार्ता की गई है। सीएम दिल्ली पहुंचे, नामों पर
मंथन होने वाला है। लेकिन मुख्यमंत्री की भूमिका बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्हें एक तरीके से आप समझिए कि फ्री हैंड दे दिया गया है। वो लगातार उन नेताओं को मनाने की कोशिशों में, और इसमें वो कामयाब भी बहुत हद तक नजर आ रहे हैं। जो रूठ गए थे उनको वापस से मनाया जा रहा है और चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तरीके से जिम्मेदारी, और दिल्ली में उनका दौरा जहां पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन भी होना है। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, बीजेपी की दूसरी सूची आज या कल। राजस्थान की 10 बची सीटों के नामों का ऐलान हो जाएगा बहुत जल्द, और 10 में से 3 से ज्यादा महिला चेहरे संभव हैं। तो लगातार देखिए सीटों को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर मंथन लगातार जारी है, और जल्द ही राजस्थान की जो 10 सीटें बची हुई है उस पर बीजेपी के नाम सामने आ सकते हैं। सूची जल्दी ही जारी हो सकती है, और इन सीटों पर नाम फाइनल के लिए दिल्ली में बैठक भी प्रस्तावित है। तो 10 में से 3 ज्यादा महिला चेहरे संभव। तेलंगाना के सीएम ने सोनिया से बात की है, मुलाकात भी की है। दिल्ली में सोनिया से मिले हैं रेवंत रेड्डी। करीब आधे घंटे तक दोनों में बातचीत हुई है। ताज़ा राजनीतिक हालात पर चर्चा भी की गई है, उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा की गई है। और मुलाकात की तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तेलंगाना के सीएम हैं रेवंत रेड्डी। उन्होंने सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि करीब आधे घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई है। मुलाकात का दौर रहा है। ताज़ा जो राजनीतिक हालात हैं उसको लेकर चर्चा की गई है, और उम्मीदवारों के नामों पर भी ये चर्चा हुई है। अगली खबर का रुख करते हैं। जयप्रदा की सजा निलंबित, सुप्रीम कोर्ट ने दी व्यवस्था। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में भुगतान में रही थी विफल। इस बीच लंबित अपील के निपटारे तक सजा हुई निलंबित। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार राजस्थान पत्रिका से जानकारी। आगे बढ़ते हैं। एसपी नेता आजम खान को 7 साल की सजा। डूंगरपुर बस्ती खाली कराने के मामले में सजा का ऐलान हो चुका है। पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद और रिटायर्ड सीओ आले हसन को भी दोषी माना गया था, और उसके बाद जो जानकारी है वो ये कि 7 साल की सजा यहां पर सुनाई गई। और इस खबर का जिक्र कर रही थी मेरी सहयोगी रंजना भी, आपको कुछ देर पहले बता रही थी कि किस तरीके से पूरा फैसला सामने आया। लेकिन अब आजम खान आखिरकार क्या करेंगे वो देखना होगा। मेरे हाथ में इस वक्त दैनिक भास्कर है। फ्रंट पेज पे इस खबर को जगह दी गई है, जिसमें कहा गया है कि यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को संसद विधायक कोर्ट ने, यानी कि एमपी एमएलए कोर्ट ने सोमवार को रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में 7 साल जेल की सजा सुनाई। 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। बढ़ते खबरों में आके देखिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के दावों पर आपत्ति। दरअसल कांग्रेस के कृष्णा जल के दावों पर जताई है आपत्ति, और कृष्णा जल क्षेत्र में तेलंगाना के साथ अन्याय हो रहा है, ये कांग्रेस का कहना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के दावों पर आपत्ति जताई गई है। कांग्रेस ने कृष्णा जल के दावों पर आपत्ति जताई है, और कृष्णा जल क्षेत्र में तेलंगाना के साथ अन्याय हो रहा है, ये कहा गया है। कुछ और खबरों की भी बात कर लेते हैं। अप्रैल से एनपीएस खातों को दोहरी सुरक्षा, खाते में लॉगिन करने के नियमों में बदलाव होगा। तो वहीं डबल लेयर सिक्योरिटी होगी हर अकाउंट की। हिंदुस्तान में बाकायदा इस खबर को छापा गया है। तो देखिए, अप्रैल से एनपीएस खातों की जो सुरक्षा है वो और ज़्यादा टाइट होगी, और ऐसे में डबल लेयर सिक्योरिटी की यहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है। खाते में लॉगिन करने के नियमों में बदलाव होगा, जिससे डबल लेयर्ड सिक्योरिटी हर अकाउंट की होगी, और ये अकाउंट सेफ रहेंगे बिल्कुल। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख। लोको पायलट स्पीड पर झगड़ते रहे, सिग्नल भूले, 90 किलोमीटर की स्पीड पर ब्रेक लगाए, ट्रेन पलट गई, जिसकी वजह से 40 पैसेंजर कुल मिलाकर घायल हो गए। साबरमती आगरा सुपरफास्ट की हम जानकारी दे रहे हैं, जो कि बेपटरी हुई कल। ट्रेन में 1500 यात्री सवार थे, और ये बड़ा हादसा होता है। जहां पर राजस्थान से एक खबर मिली, सिग्नल भूलने की वजह से 90 किलोमीटर की स्पीड पर ब्रेक लगाए गए, और आपस में ट्रेनों के भिड़ने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। 40 कुल मिलाकर जो पैसेंजर्स हैं वो घायल होते हैं। 1500 पैसेंजर सवारी इसमें सवार थे, और ट्रेन में फिलहाल ये हादसे की जानकारी और तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर। और कल इसी बुलेटिन में हमने आपको ये खबर भी बताई थी, और अब इस पूरे मामले में कहा यह जा रहा है कि स्पीड पर लोको पायलट झगड़ते रहे। आगे बढ़ते, भारतीय बैंक्स पर बढ़ा साइबर अटैक का खतरा। आरबीआई ने अलर्ट जारी किया है। पहले भी कई बार आगाह किया जा चुका है, लेकिन इस बार जो अलर्ट जारी किया गया है वो ये बताया गया है कि किस तरीके से जो साइबर अटैकर्स हैं वो भारतीय बैंकों को निशाने पर ले रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उस पर अटैक हो सके। और इसको लेकर के आरबीआई ने तमाम बैंक्स को कहा है कि वो सावधान रहे, और तमाम जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो ज़रूर अपनाएं, क्योंकि इस बार जो साइबर अटैकर्स हैं वो भारतीय
बैंकों पर निशाना साधने के लिए पूरी तरीके से तैयारी में जुटे हुए हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर रंजना, बिल्कुल देखिए ये खबर महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की खबर है। गढ़चिरौली में पुलिस की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई है और इस मुठभेड़ में पुलिस ने 4 नक्सलियों को मार गिराया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां गढ़चिरौली में पुलिस की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई है और इस मुठभेड़ में पुलिस ने 4 नक्सलियों को मार गिराया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से सामने आ रही है, जहां नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है और इस एनकाउंटर में पुलिस ने 4 नक्सलियों को मार गिराया है। गढ़चिरौली में पुलिस की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की खबर और इस मुठभेड़ में पुलिस ने 4 नक्सलियों को मार गिराया। तो लंबे समय से यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और देखिए आज बड़ी कामयाबी पुलिस को यहां पर मिली है, जहां गढ़चिरौली में पुलिस की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई है और इस एनकाउंटर में 4 नक्सली ढेर बताए जा रहे हैं। और लंबे समय से महाराष्ट्र पुलिस यहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही थी, लगातार नक्सलियों पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही थी। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां गढ़चिरौली में नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ और इस एनकाउंटर में 4 नक्सली ढेर बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से मुठभेड़ में 4 नक्सलियों के ढेर होने की जानकारी मिल रही है। दरअसल महाराष्ट्र गढ़चिरौली में सुबह एनकाउंटर हुआ है और पुलिस ने 4 नक्सलियों को मार गिराया है। नक्सलियों के खिलाफ एक्शन में महाराष्ट्र पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां 4 नक्सली मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि एक बड़ा नक्सल ग्रुप लोकसभा चुनाव में बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए गढ़चिरौली के जंगलों में छिपा है और इस जानकारी के बाद महाराष्ट्र पुलिस की स्पेशल C60 कमांडो और सीआरपीएफ के कमांडो ने जंगली इलाके में ऑपरेशन शुरू किया। काफी देर तक नक्सली और पुलिस के बीच ये एनकाउंटर चला और बाद में पुलिस ने मौके से 4 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। इस दौरान पुलिस ने नक्सलियों के पास से एक AK-47 राइफल समेत कई हथियार भी जब्त किए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है पुलिस के, जहां पर 4 नक्सलियों को मार गिराया गया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से ये बड़ी अपडेट इस वक्त मिल रही है। सुबह मुठभेड़ की खबर मिली, जिसके बाद लगातार महाराष्ट्र पुलिस एक्शन में थी और जानकारी, कुछ इनपुट्स थे महाराष्ट्र पुलिस के पास कि लोकसभा चुनाव में बड़ी वारदात को ये नक्सली अंजाम दे सकते हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनाव बेहद करीब है, सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज है और ऐसे में ये नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ पर प्लान बना रहे थे। और जैसे ही महाराष्ट्र पुलिस को खुफिया जानकारी मिली, पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया, यहाँ पर ऑपरेशन चलाया गया और इन इलाके में यानी कि गढ़चिरौली इलाके में जब पुलिस गई तो वहां पर ये नक्सली पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे और इन्होंने पुलिस पर अटैक किया। मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव में ये बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे, रणनीति कुछ इनकी तरफ से तैयार की जा रही थी, लेकिन किस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस की स्पेशल C60 कमांडो और सीआरपीएफ के कमांडो ने जंगली इलाके में ये ऑपरेशन शुरू किया और काफी देर तक जब मुठभेड़ चली उसके बाद 4 नक्सलियों को ढेर किया गया।